So students, in this lesson we will cover this poem on killing a tree from class 9 English NCERT, a very important poem and related to the environment lover. Okay, this poem is by Giv Patel, जो एक poet है, painter है, environmentalist है, green movement से जुड़े हुए हैं. On killing a tree पोइट्री जिसमें आपको मिल जाएगी. कलेक्शन में पब्लिश हुआ था, ये 1966 में पब्लिश हुआ था. और हमारे जो पोइट हैं गिव पटेल, बॉर्न इन 1940, ही इज़ अलाइव नाउ, इंडियन पोइट हैं, एनवायरनमेंटलिस्ट हैं एंड ग्रीन मूवमेंट से कनेक्टेड है. ये जो पोएम है आपकी एक सेंसिटिव पोएम है. इन दिस पोएम, जैसा कि इस पोएम के नाम पे ही हम सबसे पहले टाइटल डिस्कस करते हैं, तो किलिंग अ ट्री. अभी देखिए, किलिंग का मीनिंग होता है बिल्कुल जान से ही मार देना, दैट इज़ किलिंग. ओके, क्योंकि बहुत से वर्ड आते हैं, बीटिंग आता है एंड अनदर वर्ड्स ऑल्सो देयर. सो किलिंग ट्री पे बात चल रही है और यही वो बताएंगे कि कैसे होता है ऐसा. आखिर कैसे आप ट्री को किल करेंगे, ये आप बता रहे हैं. यहाँ पर एक सटायरिकल पोयम है, एक तरह से ये जनता तक जो मैसेज पहुँचा रहे हैं ना पेड़ों की रक्षा के लिए, उसमें पोइट एक तरह से आयरनी बहुत उन्होंने यूज़ किया है. ठीक है, तो समझते हैं पोएम को, स्टार्ट करते हैं. स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्ड टू वर्ड, मीनिंग टू मीनिंग समझना है. इसका सिंबॉलिक मीनिंग जो इसमें छिपे हुए हैं हम उसको भी समझेंगे. सिंबॉलिक मीनिंग अंडरस्टैंडिंग से जैसे कि क्वेश्चंस आते हैं. एंड व्हाट इज़ द 3 स्टेप जो मैंने समझाए हैं कि आपको पोएम को वर्ड टू वर्ड समझ लेना है, मीनिंग टू मीनिंग. वर्ड टू वर्ड में 2 तरह से समझना होता है, लाइन टू लाइन मीनिंग होता है, प्लस उसका अंडरस्टैंडिंग मीनिंग, उसका सिंबॉलिक मीनिंग. तो ये आपका स्टेप 1 हो गया. स्टेप 2 में आपको ले लेना होता है MCQs. उसी पोएम के MCQs या तो आप खुद से बनाइए 20 to 30 MCQs, या फिर आप कहीं से कलेक्ट करके उसको पढ़िए. क्योंकि MCQs से आपके जितने डाउट्स रहेंगे ना इधर समझने वाले फर्स्ट स्टेप के, वो आपके यहाँ क्लियर हो जाएंगे. और इन दोनों स्टेप को फुल जो आपको स्ट्रॉन्ग बना लेना है वो बनाना है इस एक्सरसाइज को सॉल्व करके. ये जो आपका टेक्स्ट एक्सरसाइज दिया होता है, थिंकिंग अबाउट द पोएम, इसके क्वेश्चंस के आंसर आप ज़रूर कवर करें, ज़रूर समझें, याद करें, समझ के पढ़ें इनको. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. ऑन किलिंग अ ट्री, वेरी फर्स्ट स्टेंजा. यू मस्ट हैव ऑब्जर्व पीपल कटिंग डाउन ट्रीज. आपने देखा होगा लोग पेड़ों को काटते हैं, बट कैन दे किल अ ट्री. देखो, कटिंग की बात अलग है और किलिंग की बात अलग है. ये 2 वर्ड को कैच करके चलना है. तो क्या वो सच में उसको किल कर देते हैं? इज़ इट ईजी टू डू सो? क्या है इसको किल करना ईजी है? लेट्स रीड द पोएम एंड फाइंड आउट व्हाट द पोएट सेज ऑन किलिंग अ ट्री. तो चलिए पढ़ते हैं, जानते हैं, समझते हैं. इट टेक्स मच टाइम टू किल अ ट्री. In the first stanza, poet is talking about to killing a tree. कैसे किल करते हैं और क्या होता है, what is the process of killing a tree. तो बता रहे हैं कि बहुत समय लगता है एक ट्री को किल करने में. Not a simple jab of the knife. जैब का मीनिंग होता है अटैक, सडन ब्लो. जो आप देखें कुल्हाड़ी से जो मारा जाता है ना, नाइफ से या कुल्हाड़ी से अटैक होता है, तो अगर वो सिंपली आप उससे कुल्हाड़ी से काट रहे हो, जाप से प्रहार कर रहे हो, सिंपल प्रहार से तो नहीं होगा भाई, सीधी सी बात है. नॉट अ सिंपल जैब ऑफ द नाइफ विल डू इट. उससे तो नहीं होगा. इट हैज़ ग्रोन स्लोली कंज्यूमिंग द अर्थ, राइजिंग आउट ऑफ इट, फीडिंग अपॉन इट्स क्रस्ट. अब यहाँ से देखिए कि एक ट्री को मारने में बहुत समय लगता है. केवल एक सिंपल प्रहार से जब आप करते हो उससे कुछ नहीं होगा. मान लो एक पेड़ को काट दिया कुल्हाड़ी से, उससे कुछ नहीं होगा. सिंपल जैब से, सिंपल अटैक से कुछ नहीं होगा. फिर से इट हैज़ ग्रोन, वो ग्रो हो जाएगा स्लोली, धीरे धीरे. कंज्यूमिंग द अर्थ, यानी अर्थ को कंज्यूम करके मिट्टी से अपने पोषक तत्व ले लेगी जड़ें और फिर से बढ़ जाएगा. वो तो हमने कई जगह देखा है, पेड़ को काट दिया जाता है, टहनी काट दी जाती है और फिर से वहाँ से छोटी छोटी पत्तियाँ उगाती हैं. राइजिंग आउट ऑफ इट, फीडिंग अपॉन इट्स क्रस्ट, एब्जॉर्विंग ईयर्स ऑफ सनलाइट. और कैसे ग्रो हो रहा है वो, अर्थ को कंज्यूम करके, मिट्टी से पोषण तत्व ले लिया. फीडिंग अपॉन इट्स क्रस्ट, उसकी जो छाल है, वृक्ष की छाल है, उसको फीड करा दिया वो पोषण. एब्जॉर्विंग ईयर्स ऑफ सनलाइट जो है, सूरज की रोशनी ले ली, एयर वाटर ले लिया. एंड आउट्स ऑफ इट्स लेप्रस हाइड स्प्राउटिंग लीव्स. और उसकी जो लेप्रस है, लेप्रस मतलब डिसकलर्ड बार्क है, जो उसकी छाल है ना, छाल जो होती है पेड़ की, कैसी होती है, अजीब सी फेड कलर की, बुरे से कलर की होती है, अजीब सा बेकार कलर होता है, ब्राउन सा. हाइड
स्प्राउटिंग लीव्स, और उधर से उस छाल में से क्या होता है, स्प्राउटेड लीव्स जो है छोटी छोटी पत्तियाँ उगती हैं, छुपी हुई पत्तियाँ फिर वहाँ से निकलती हैं उस बार्क में से, उस पेड़ की छाल में से। तो ये बता रहे हैं कि भाई इसको पेड़ को किल करने में बहुत समय लगता है, ये सिंपल जैब से नहीं होगा। अगर आपने ऐसा किया भी है ना, सिंपल जैब नॉर्मल प्रहार किया है, तो वो इस तरह से आपका ट्री दोबारा से ग्रो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी जड़ें हैं मिट्टी में। ओके, वो अपना पोषण तत्व लेंगी मिट्टी से, ऊपर से सनलाइट, वाटर, एयर मिल जाएगा तो फिर से पत्तियाँ उगाएंगी। सो फर्स्ट स्टेंस क्लियर टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट। नाउ सो हैक एंड चॉप अगेन, पोएट हमने पढ़ा है जो गीव पटेल जी हैं, पर्यावरण विद हैं वो, ठीक है, एनवायरमेंटलिस्ट हैं, ग्रीन मूवमेंट से जुड़े हैं, बहुत ज़्यादा जो है पर्यावरण के लवर हैं। तो वो यहाँ आप उनकी वो झलक यहाँ देख सकते हैं इस पोयम में। तो कह रहे हैं एक्चुअल में वो ना थोड़ा सा गुस्से वाले उसमें भी कह सकते हैं, सटायर के वे में, ताने में। जैसे कि बच्चे जब सुनते हैं शैतानी करते हैं, नॉटीनेस दिखाते हैं, तो उनको ये नहीं कहा जाता चुप हो जाओ। अब जब गुस्सा होती है तो सामने वाला पसंद करता है हाँ हाँ तुम और करो ऐसा, तो वही चीज़ है। कह रहे हैं सो हैक एंड चॉप, तो तुम उसको हैक करो, चॉप करो, टुकड़ों टुकड़ों में काट दो उसको, बट दिस अलोन वोंट डू इट। इसीलिए ये नहीं सोचो कि वो यहाँ पे हमको तरीके बता रहे हैं, वो एक उल्टे वे में कह रहे हैं, सटायर वे में, तो ऐसे नहीं होगा भाई। आप उसको हैक करो, काट दो, चॉप कर दो, टुकड़े टुकड़े में चॉप कर दो बिल्कुल, बट दिस अलोन वोंट डू इट। इस अकेले से, इससे भी कुछ नहीं होगा। वोंट मतलब विल नॉट, इससे भी कुछ नहीं होने वाला। कैसे? नॉट सो मच पेन विल डू इट, ना ही इतना सारा जो आप पेन दे रहे हो उस ट्री को, वो भी कुछ नहीं करेगा। द ब्लीडिंग बार्क विल हील, जब आप उसको हैक करोगे, चॉप करोगे, उसके टुकड़े टुकड़े कर दोगे बैडली, उसका जो लॉग है, उसका स्टेम है, मजबूत पेड़ को काट दोगे तो उसके जो बार्क है ना, छाल में से कुछ एक लिक्विड सा भी बहता है किसी किसी ट्री में, ठीक है, तो उसको कह रहे हैं ब्लीडिंग बार्क। तो इतना सारा जब पेन दोगे ना, उससे भी वो नहीं मरेगा, किल नहीं होगा, ना ही उसकी जो ब्लीडिंग बार्क है उसको हील कर देंगे वो। एंड फ्रॉम क्लोज टू द ग्राउंड, अभी क्या था, फर्स्ट स्टैंजा में केवल उस पर एक प्रहार किया गया था और जहाँ उसको काटा गया था वहीं से उसमें पत्तियाँ फिर से हो गई। सेकंड स्टैंजा में पूरी तरह ही पेड़ को काट दिया गया है, चॉप कर दिया गया, टुकड़े कर दिए गए हैं। तो बता रहे हैं कि मान लो कि पूरी उसको ज़मीन से, जड़ से काट दिया, ज़मीन से काट दिया बिल्कुल, ठीक है। ऊपर एक सरफेस है तो यहाँ से पूरा ट्री अब नहीं दिख रहा है ज़मीन पे, लेकिन काटा गया है मान लो। तो जहाँ पर उसका ये जो स्टेम है छोटा सा, अब वहाँ से क्या होगा, क्लोज टू द ग्राउंड, बिल्कुल ज़मीन के क्लोज से, विल राइज कर्ल्ड ग्रीन ट्विग्स। ट्विग्स मतलब छोटी छोटी टहनियाँ, घूमी हुई सी टहनियाँ फिर से उग आएंगी। मिनिएचर मीन्स स्मॉल ब्रांचेस, छोटी छोटी शाखाएँ। ओके, मिनिएचर बोज मीन्स छोटी छोटी शाखाएँ फिर से उसमें से आ जाएंगी। विच, वो जो स्मॉल मिनिएचर बोज हैं, जो छोटी छोटी ब्रांचेस हैं, अगर उनको अनचेक्ड किया, विल एक्सपेंड, अगर आपने उन पर ध्यान नहीं दिया, पेड़ काट दिया और वो छोटी छोटी पत्तियाँ और छोटी छोटी ब्रांचेस फिर से आने लगीं, अगर वो अनचेक्ड हो गई, ध्यान नहीं दे पाए, तो वो फिर से एक्सपेंड हो जाएंगी। एक्सपेंड मतलब फिर से फैल जाएंगी टू फॉर्मर साइज़, अपने पुराने साइज़ में आ जाएगा पेड़, फिर से पेड़ बन जाएगा वो। तो ये बता रहे हैं किलिंग का तरीका। भाई किलिंग, पोयम का नाम मत भूलिएगा यहाँ पर, पोयम ट्री को किल कैसे करना है। तो पहले सिंपल जैब से नहीं होगा, पत्तियाँ फिर से उगाएंगी। अगर आपने उसको हैक कर दिया, चॉप कर दिया, हैक मतलब कट रफली, चॉप कर दिया, टुकड़े कर दिए उसके पूरी तरह से, तो भी क्या होगा, छोटी छोटी टहनियाँ तो निकल ही आएंगी और फिर से अपना पूर्व साइज में वो आ जाएंगी, फॉर्मर साइज में। तो अगेन जैसा कि पोइट इसमें एक तरह से आयरनी वे में कह रहे हैं ना कि जो मना करना चाहिए तो कह रहे हैं गुस्से में कि हाँ ऐसे ही करो लाइक, तो अब कहते हैं नो, द रूट इज़ टू बी पुल्ड आउट। भाई ऐसे नहीं होगा, सिंपल प्रहार से या कट से, चॉप करने से नहीं होगा। तो तुम क्या करना चाहिए, नहीं ऐसे नहीं होगा, द रूट इज़ टू बी पुल्ड आउट। आपको अगर किल करना है एक ट्री को, तो उसकी जो रूट है ना, जड़ को पूरा खींचो, जड़ को निकालो आउट ऑफ द एंकरिंग अर्थ। ध्यान देना, एंकर क्या होता है, आपने देखा होगा, एक लंगर सा होता है जो माउंटेनियर जब पहाड़ पे चढ़ते हैं तो रस्सी में एक लोहा सा बांध के उसको ऊपर फेंकते हैं ना, तो वो अटक सा जाता है वो लोहा, वही होता है एंकर, अटकाने के लिए, ठीक है। तो इसी तरह वो जड़ें जो है ना, एंकर हैं, धरती में मजबूती से जकड़ी हुई है वहाँ। तो आउट ऑफ द एंकरिंग अर्थ, उन रूट्स को पुल्ड आउट करो, खींच लो उस धरती के अंदर से। इट्स
इट इज़ टू बी रोप्ड एंड टाइड, जो अंदर रस्सी के रूप में बंधी हुई है, एंड पुल्ड आउट, उनको खींचो, स्नैप्ड आउट, स्नैप आउट मतलब जड़ से खींच के निकाल लो उनको, और पुल्ड आउट एंटायरली, या पूरी तरह से उनको रूट्स को खींच लो अच्छे से, आउट फ्रॉम द अर्थ केव, धरती की गुफा रूपी, जो धरती में कहाँ तक जड़ें फैली होती हैं, कितने कितने दूर तक ज़मीन के अंदर जड़ें जो फैली होती हैं ना, उसको अर्थ केव कह रहे हैं, उन सब जगह से पुल्ड आउट कर लो सारी रूट्स को, एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री एक्सपोज्ड, तब आपके सामने उस ट्री की स्ट्रेंथ, उस ट्री का पावर एक्सपोज हो जाएगा जब आप ये करोगे ना, क्योंकि ये बहुत टफ काम है। आप सारी जड़ों को कैसे ही पुल्ड आउट करोगे, तब आपके सामने उस ट्री की मजबूती एक्सपोज हो जाएगी, आपके सामने आ जाएगी। द सोर्स वाइट एंड वेट, ये जो है ना रूट्स के बारे में बता रहे हैं। रूट्स कैसी हैं, जो पानी ज़मीन के अंदर से जो जड़ें होती हैं ना, वो बिल्कुल सफ़ेद होती हैं, गीली भीगी नम सी होती हैं, तो वो सोर्स वाइट एंड वेट, द मोस्ट सेंसिटिव हिडन फॉर ईयर्स इनसाइड द अर्थ, और कई मोस्ट सेंसिटिव हैं, वो जड़ें हैं बहुत सॉफ्ट होती हैं, हिडन छुपी हुई रहती हैं कई सालों से उस अर्थ के अंदर, वो सब आपको दिखेंगी। देन द मैटर, ठीक है, जब आपने पुल्ड आउट एंटायरली, खींच के उन जड़ों को निकाल लिया अर्थ की केव से, तब आपको ट्री की स्ट्रेंथ आपको दिखाई देगी। इस तरह से जो रूट्स हैं कैसी हैं, वाइट, वेट, सेंसिटिव, हिडन थी जो अर्थ में, वो आपको दिखेंगी। देन द मैटर ऑफ स्कॉर्चिंग एंड चोकिंग, फिर जो मैटर जो दिखेगा आपको, जो पदार्थ दिखेगा, ऑफ स्कॉर्चिंग, स्कॉर्चिंग एंड चोकिंग का मतलब होता है जब पेड़ को उन्होंने जड़ों को खींच लिया उस समय तो वो वाइट है, वेट है, नम है, भीगी हुई हैं, लेकिन फिर हल्की सी ब्राउन पड़ जाएंगी ना और टफ़ हो जाएंगी, तो वो स्कॉर्चिंग एंड चॉकिंग का मतलब वही होता है, सूखा हुआ जो जड़ है, पेड़ है। इन सन एंड एयर, जब वो सूरज और हवा लगते ही स्कॉच और चॉकिंग हो जाएंगी, ब्राउन सी हो जाएंगी, हार्ड हो जाएंगी, ब्राउनिंग, हार्डनिंग, ट्विस्टिंग, मुड़ जाएंगी, विदरिंग, मुरझा जाएंगी वो जड़ें, देन इट इज़ डन, ध्यान रखना, देन इट इज़ डन, तब जाके वो काम होगा, क्या, किलिंग अ ट्री, तब जाके आप एक ट्री को असली में किल कर पाएंगे। देन व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कटिंग अ ट्री और किलिंग अ ट्री, हमने बहुत अच्छे से समझा। फाइनली जब उन्होंने कहा उन जड़ों को खींच के निकाल लो, वो जो वाइट वेट जड़ें हैं, नम सोर्सफुल है ना रूट्स हैं, फिर जब वो सन और एयर के प्रभाव में आते ही ब्राउन हो जाएंगी, हार्ड हो जाएंगी, ट्विस्ट हो जाएंगी, विदरिंग मतलब मुरझा जाएंगी, तब कहीं जाके आपका काम होगा, तब आपका काम डन होगा, जो कि आपको एक ट्री को किल करना था। तो इन पोएट ने बहुत ही अच्छे से इस पोएम को रिप्रेजेंट किया है और ट्रीज़ को बचाने का जो एक संदेश दिया है कि असली में ट्रीज़ की पावर हमारे सामने रखी है, ये हमको पता चलता है। ओके, नाउ सीधा दिस राइमिंग स्कीम इसमें पोएम में नहीं है, फ्री वर्स में है ये पोएम, एंड इसका फिगर ऑफ स्पीच स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं। ओके, तो देखिए सबसे पहले आप इसमें देखेंगे एंजम्मेंट। एंजम्मेंट is figure of speech when a sentence is continue in the poem in stanza but line breaks। ओके, सेंटेंस कंटिन्यू है बट लाइन ब्रेक कर दी गई है पोएम्स में, जैसे कि एंजम्मेंट, यहाँ से आप देखिए आपका यहाँ फुल स्टॉप है, ओके, अगेन यहाँ फुल स्टॉप है, तो यहाँ से यहाँ तक आपका सेंटेंस कंटिन्यू है बट यहाँ पर लाइन आपकी ब्रेक कर दी जाती है, दैट इज़ एंजम्मेंट। ओके, एंड नेक्स्ट इज मेटाफर। देखिए जो लिखा है ना लेप्रोस, लेप्रोस क्या होता है, एक स्किन डिजीज़ होती है, स्किन में प्रॉब्लम हो जाती है लेप्रोसी की वजह से, तो वैसे ही बता रहे हैं कि उसी तरह की पेड़ की छाल है और उसमें से लीव्स निकल आती है नई नई, तो ये मेटाफर है यहाँ पर कि बार्क को, द बार्क ऑफ अ ट्री यहाँ कंपेयर किया गया है लेप्रस से। ओके, एंड अगेन ब्लीडिंग बार्क में भी आपका मेटाफर है स्टूडेंट्स। ब्लीडिंग जो होती है उसको, जो ह्यूमन बॉडी में कहीं कट लग जाए तो ब्लीडिंग होता है, वो दिखाया गया आपका बार्क में, पेड़ में तने में जब कोई कट लग गया तो वहाँ से एक जो लिक्विड सा बहता है वो, तो इसका कंपैरिजन है यहाँ पर विदाउट द यूजिंग वर्ड लाइक और एज, और मेटाफर में समझ लो छुपा हुआ सा कंपैरिजन होता है, ये हो जाता है। अच्छा, उसके बाद आप देखेंगे एलिट्रेशन, तो ब्लीडिंग बार्क,
Alliteration figure of speech student when in a line two or more words starting with the same letter. एक ही लाइन में दो या दो से ज़्यादा शब्द एक ही लेटर से स्टार्ट होते हैं. ब्लीडिंग बार्क बी से स्टार्ट हो रहा है, ये आपका एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच है और हिंदी में इसको अनुप्रास कहते हैं. ओके, तो देखिए आपका ब्लीडिंग वार हो जाएगा. एंड वाइट, ये देखिए वाइट एंड वेट, दिस इज ऑल्सो एलिट्रेशन. ओके, एंड इसमें आप रिपीटेशन देख सकते हैं पुल्ड आउट का, कई सारे रिपीटेशन है पुल्ड आउट. क्यों पुल्ड आउट वर्ड को इतना रिपीटेट किया गया है? क्योंकि आप देखिए अगर ऐसे शब्द आते हैं ना, इज़, द, ऑफ, इनका रिपीटेशन नहीं होता एक्चुअल में. कुछ ऐसे वर्ड जिनको क्यों बार बार रिपीट कर रहे हैं, उन पर एम्फेसाइज करने के लिए उस बात को, कि पोएट ने इस स्टैंजा में कितनी बार बोला है पुल्ड आउट, खींच के निकालो. इस पुल्ड आउट वर्ड को उन्होंने इंपॉर्टेंस दिया है क्योंकि वो ऐसा कर रहे थे, इस पर सटायर करके बोल रहे थे मना करने के वे में. ऐसे खींचो नहीं, ऐसे नहीं होगा, ऐसे आप रूट्स को निकालो. दिस इज रिपीटेशन फिगर ऑफ स्पीच इन ऑल द पोएम. when we read in first stanza, second stanza, last में full imaginary we can see in this poem. Okay students, तो enjambment, metaphor, alliteration, repetition, imagination, all this figure of speech comes in this poem. एंड एसोनेंस और आपको मैंने जो कॉन्सोनेंस सिखाया है तो वो हम इनको ऐसे भी सर्च कर सकते हैं. देखिए स्प्राउटिंग लीव्स, ये फुल आपका इमेजिनेशन है. ओके, एंड ये यहाँ पर इमेजिनेशन फुल्ली है आपका. जब कहते हैं कि स्कॉचिंग, चॉकिंग, सन, एयर, ब्राउनिंग, हार्डनिंग, ट्विस्टिंग एंड देन इट इज़ डन, तो ये आपका इमेजिनरी हो जाएगा. तो स्टूडेंट्स यही आपके ऑल क्वेश्चंस हैं. अगेन आपको पोएम समझना है, वर्ड टू वर्ड, फिगर ऑफ स्पीच, एमसीक्यूज एंड क्वेश्चन आंसर. ओके, तो आई होप आपको ये पोएम अच्छे से क्लियर हुई हो, और कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेसन. खुश रहे, पॉजिटिव रहे. जय हिंद.